हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर क्या होते हैं, ये इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर पावर की मैक्सिमम वैल्यू की हाफ हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बोलेंगे अपन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी की जिस वैल्यू पर पावर की वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू की हाफ रह जाए, उस फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। और दूसरा अपने पास पावर क्या आती है, चेंज होती है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ। जैसे अपन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को चेंज करते हैं तो पावर की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि आई किस तरह डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। अपन ने इसके लिए ग्राफ भी बनाया था, इस तरह का ग्राफ बना था, अपन ने ग्राफ बनाया था। तो आई डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर और पावर डिपेंड करता है आई पर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है P = आई की स्क्वायर इंटू आर। इसलिए ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है पावर। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर पावर की वैल्यू मैक्सिमम की हाफ हो जाए उसे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। दूसरा, अगर अपन बात करंट की फॉर्म में करें तो जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1/√2 के मल्टीप्लाई हो जाए, तो उस फ्रीक्वेंसी को भी अपन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। ये इसकी हिंदी डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन है, दोनों को, एक करंट की फॉर्म में है, दूसरी पावर की फॉर्म में है। पावर होगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसकी आधी हो जाएगी। और बात अगर करंट की फॉर्म में करें तो करंट की फॉर्म में आई की स्क्वायर आता है, तो इसलिए 1/√2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर जिस फ्रीक्वेंसी पर, तो उस फ्रीक्वेंसी को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगर इसका डेरिवेशन देखें अपन, तो इसको डेरिवेशन में अपन इस तरह लिखेंगे, IRMS मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बाय √2। अब IRMS की वैल्यू अपन को पता होती है, क्या होती है LCR सर्किट में, VRMS/Z। Z क्या होता है, इम्पीडेंस होते हैं, यानी रेजिस्टेंस होता है LCR सर्किट की बात करें तो। अब अपन वैल्यू पुट करने के बाद VRMS और VRMS कैंसिल आउट हो जाएगा, Z की वैल्यू बचेगी, Z की स्क्वायर करेंगे तो Z की स्क्वायर = 2R की स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अपन ने इम्पीडेंस का फॉर्मूला अपन ने निकाला था लास्ट वीडियो में, सेकंड लास्ट वीडियो में, तो वहाँ से अपन Z की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो R की स्क्वायर प्लस XC माइनस XL की होल स्क्वायर इक्वल 2R की स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ जाएगी अपने पास। उसके बाद अपन क्या करें, बैंडविड्थ निकाल रहे हैं। और बैंडविड्थ क्या होती है आपको पहले बता देता हूँ। बैंडविड्थ क्या होती है, जो ये पॉइंट होते हैं, हाफ पावर पॉइंट जो होते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के जो पॉइंट होते हैं, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी की मान लिया अपन ने कि इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी की इस पॉइंट पर पावर की वैल्यू मैक्सिमम है, तो पावर की वैल्यू जिस पॉइंट पर हाफ हो जाए अपनी मैक्सिमम वैल्यू को, तो उस पॉइंट को बोलेंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पॉइंट। तो माना कि ये एक तो ए पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर पावर की जो वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम थी, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की हाफ हो जा रही है, तो इस पॉइंट के कंसिडर करते हैं अपन, एक दूसरे पॉइंट करते हैं, इस पॉइंट के को इस पॉइंट से अपन होते हुए दो पॉइंट ऐसे मान लिए जहाँ पर पावर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाफ हो रही है। तो ये एक तो ए पॉइंट पर हाफ हो रही है पावर की वैल्यू और दूसरी बी पॉइंट पर, तो इन्हें हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पॉइंट बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के दोनों के बीच में, F1 और F2 से डिनोट कर दिया अपन ने, तो इस गैप को बोलेंगे अपन बैंडविड्थ। ये जो गैप है ए से लेकर बी तक, यानी F2 माइनस F1 का जो गैप है, इसे अपन बोलेंगे बैंडविड्थ या बैंड चौड़ाई, यानी गैप उन दोनों के बीच में। अब अपन इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई थी। उसके बाद अपन ने क्या किया, XC और XL की वैल्यू पुट करने के बाद, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद अपने पास ये फॉर्म आएगी। तो XC और XL की वैल्यू पुट करने के बाद उसके बाद अपन ने क्या किया, R की स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो 2R की स्क्वायर माइनस R की स्क्वायर हो जाएगा, तो एक R की स्क्वायर बचेगा। और इस साइड यही है, तो अपन उसके बाद अपन ने स्क्वायर हटाएंगे दोनों साइड से, तो स्क्वायर हटाने के बाद अपने पास ये फॉर्म बचेगी 1/ωc माइनस ωL इक्वल प्लस माइनस R। उसके बाद ए पॉइंट पर अपन को पता है, ए पॉइंट पर देखेंगे तो अपने पास एक बार R की वैल्यू प्लस में आएगी, एक बार माइनस की। किस तरह की, क्योंकि अपने पास जो ग्राफ बना था वो इस तरह से था, तो इसमें पता है अपन को कि करंट, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर जा रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है और करंट की वैल्यू बढ़ रही है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है तो ए पॉइंट पर अपन माइनस कंसीडर करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है। इसलिए ए पॉइंट पर बात करें तो
बाय ओमेगा 1 सी माइनस ओमेगा 1 एल इक्वल माइनस आर। इसी तरह बी पॉइंट पर बात करें तो 1 बाय ओमेगा 2 सी माइनस ओमेगा 2 एल प्लस आर। फ्रीक्वेंसी, अब अपने पास ये दो इक्वेशन आ गई, फिफ्थ और सिक्स। अब ये दोनों इक्वेशन को जोड़ दे, जोड़ने के बाद अपने पास ये इक्वेशन आएगी। अगर अपन फिफ्थ और सिक्स को जोड़े तो 1 बाय सी दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 बाय ओमेगा 1 प्लस 1 बाय ओमेगा 2 माइनस एल। माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे और एल भी दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल, यहाँ पे आर प्लस का यहाँ पे माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फॉर्म बचेगी अपने पास। उसके बाद अपन इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, नीचे हो जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ये माइनस का था इस साइड, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो इस तरह अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अपन ने क्या किया, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 1 इस वाली साइड चले जाएगा और एल इस वाली साइड आ जाएगा, तो अपोन में हो जाएगा। इस तरह अपने पास फ्रीक्वेंसी के ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर। अब क्या किया अपन ने, फिफ्थ और सिक्स इक्वेशन को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, माइनस कर दिया, डिवाइड नहीं। तो माइनस करने के बाद अपने पास ये फॉर्म आएगी 1 बाई सी, वापस वही प्रोसेस है, 1 बाई सी कॉमन आउट हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 बचेगा अंदर, प्लस एल कॉमन आउट हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बचेगा, और दोनों क्या हो गए, माइनस आर होके माइनस 2r हो जाएगा, 1 बाय ओमेगा सी। उसके बाद अपने इसी इक्वेशन को सोल्व कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 1 ओमेगा 2 प्लस एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर माइनस 2r। उसके बाद अपन ने क्या किया, इसको सोल्व करेंगे तो इसको ये क्या हो जाएगा, ये अपन को पता है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एल सी। तो ऊपर एल सी ऊपर चला जाएगा, तो नीचे अपने पास सी है, तो सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब अपन ओमेगा 1 ओमेगा 2 को रिप्लेस करेंगे तब तो ऊपर बचेगा एक एल, तो ये बचेगा फॉर्म एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस एल ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल माइनस 2r। तो यहाँ से अपन को ओमेगा 2 ओमेगा 1 की वैल्यू मिल जाएगी, ये 2 एल ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह अपने पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 की फॉर्म बचेगी ये। तो इसे क्या बोलते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को क्या बोलते हैं, डेल, यानी कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो डेल डब्ल्यू यानी बैंडविड्थ, दोनों के बीच में गैप कितना है, तो गैप को अपन यानी बैंडविड्थ की वैल्यू आ गई अपने पास आर अपॉन एल। अब क्वालिटी फैक्टर या क्यू के बारे में देखते हैं। गुणता कारक क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है जब अनुनादी आवृत्ति और बैंड आवृत्ति का अनुपात होता है, उसे ही गुणता क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, यानी कि ओमेगा आर अपॉन डेल ओमेगा। तो इसे अपन लिख सकते हैं वही ओमेगा आर अपॉन आर प्लस ऊपर एल चला जाएगा, ये एल है, और ओमेगा आर की वैल्यू अपन ने लिख दी। ओमेगा आर की वैल्यू अपन को पता है कि 1 बाय रूट एल सी होता है, तो वैल्यू पुट करने के बाद अपने पास ये इक्वेशन बचेगी क्वालिटी फैक्टर की, Q इक्वल टू एल बाय आर 1 बाय रूट एल सी। इस तरह अपने पास क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला भी आ जाएगा, Q इक्वल टू 1 बाय आर रूट एल अपॉन सी। ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये क्वालिटी को बताता है कि किस तरह से कितनी अच्छी क्वालिटी है उसकी, और रेडियो और टीवी वगैरह की ट्यूनिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये उसकी जो ग्राफ बनता है ना, उसकी शार्पनेस को बताता है कि ग्राफ कितना शार्प है। इस तरह से उसकी रेजिस्टेंस, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कम है और करंट की वैल्यू कितनी मैक्सिमम है, उसकी शार्पनेस को बताता है ये क्वालिटी फैक्टर।